तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों। देखो, एक तो टर्म होता है ग्राफ और एक होता है आपका ग्राम। तो ग्राफ और ग्राम में बच्चों को देख के ये लगता है कि ग्राफ का मतलब होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमें ये दिख रहा है यहाँ पे, और ग्राम का मतलब होगा मशीन। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे। अपोजिट कैसे है आपका? जो हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो ग्राफ होगा, ग्राफ हमें बताएगा कि एक मशीन है। अगर आपके सामने टर्म लिखा हुआ इलेक्ट्रोग्राफ, तो उससे आप लोगों को समझना है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट होता है ग्राफ। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं एक ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए। जो ग्राफ ये बताता है कि आपके हार्ट की जो कार्डियक साइकिल चल रही है उसकी अंदर कैसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है। क्या ऐसे नोड टाइम पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर पा रहा है, क्या आपकी आर्टरीज जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या फिर रिलैक्स हो रही है। ये पूरा का पूरा मतलब आपकी पूरी हार्ट की एक्टिविटीज को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करता है। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको प्रोवाइड कराता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपकी हार्ट की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को बताएगा। अब ईसीजी, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या बताएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। इस ग्राफ मशीन में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। अब 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को कहाँ लगाया जाता है? दोनों तो आपकी रिस्ट पे लगाया जाता है, एक लेफ्ट रिस्ट पे और एक राइट रिस्ट पे, और उसके साथ साथ एक आपके लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप पूरी हार्ट की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन, दोनों एंकल पे लगाए जाते हैं ना, आई थिंक। एक एंकल पे लगाया जाता है, सिर्फ लेफ्ट साइड। बट मैंने जब देखा था ना तो दोनों एंकल पे लगाया था, मैंने खुद देखा था हॉस्पिटल में, तो दोनों एंकल और दोनों वेस्ट पे लगाया था। पे लगाता है। और अगर आप इसकी मतलब एक 3D में अगर आप देखना चाहते हो, मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर वाले चांसेस होते हैं तो उस केस में उसके चेस्ट के ऊपर भी लगाया जाता है। बिकॉज जैसे कि सपोज करो ये हार्ट ऐसे, हार्ट का ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? बेस, नीचे ऊपर अपेक्स होता है, नीचे होता है, नीचे होता है होता है ना अपेक्स। तो अपोजिट बोल बताया था मैंने आपको, हमेशा बेस हम मानते हैं कि नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके सपोज अगर किसी की चेस्ट में, आप लोगों ने देखा होगा चेस्ट पे भी लगाए जाते हैं, तो चेस्ट पे ना इसको इस वे में लगाया जाता है कि पूरे हार्ट का 3D आपको डायग्राम मिले। एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस वे में चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप चाहें ना, आप इसका यूट्यूब पे एक बार वीडियो भी देखना जरूर कि किस वे में लगाया जाता है, ताकि पूरे हार्ट का एक 3D डायग्राम आपका बन जाए। सिर्फ आपको याद यहाँ पे ये रखना है, मेनली क्वेश्चन ये आता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? यस मैम। चलो, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आखिरकार दिखता कैसे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपके इसके अंदर आपको 3 वेव्स दिखाई देती है। पहली वेव होती है आपकी पी वेव, फिर आती है आपकी क्यू आर एस, और एक आपकी आती है टी वेव। अब पी वेव आपका क्या बताता है? पी वेव आपका बताते हैं जब आपकी एट्रिया, एट्रिया के अंदर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। एट्रिया जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसमें आपका कौन सी वेव शो करेगी? वो वेव। कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाएगा। तो इसको ना मैं आप लोगों को एक ब्लैंक स्लाइड में समझा देती हूँ। हमारी स्लाइड्स थोड़ा सा हैंग हो रही है। विजिबल है ना अभी ब्लैक स्लाइड? यस मैम। यस मैम। देखो, ऐसे ही ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। ये बन गया हमारा ग्राफ। ये हुई हमारी यहाँ पे पी वेव, क्यू, आर, एस एंड टी वेव।
अब पी वेव हम लोगों को क्या बताएगी, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना एक बार खुद से तो याद हो जाएगा। पी वेव आपको बताएगा एट्रियल डीपोलराइजेशन। और एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, जब आपकी एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगी, बाय द हेल्प ऑफ एसए नोड। जब आपका एसए नोड अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा तभी तो एट्रियास कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना। यस मैम। पहला पॉइंट ये। फिर ये जो आपको बीच में कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हम लोगों को बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। पहला एट्रियल डीपोलराइजेशन, सेकंड हुआ हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम, यहाँ पे तो ऐसे नोड की वजह से था, यहाँ पे किसकी वजह से होगा, एवी नोड ना, वी नोड। एग्जैक्टली एवी नोड की वजह से। अब बचता है हमारा लास्ट वन, टी किसकी वजह से आता है, एट्रियास डीपोलराइज हो गई, वेंट्रिया डीपोलर। अब डीपोलराइजेशन के बाद इसका रीपोलराइजेशन कराना होगा या नहीं, तो ये होगा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन को आप लोग इसको रिलैक्सेशन भी बोल सकते हो, कि अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही हैं। एंड ये हमेशा आपका डॉम शेप का होता है। ये जो मैंने यहाँ पे पी वाला बनाया है ना, ये ऐसे बन रहा है, लेकिन ये ना थोड़ा सा शार्प होता है ऐसे, ये शार्प होता है और ये डॉम शेप होता है। यही डिफरेंस होता है पी और टी के बीच में। पी शार्प पीक दिखाता है और टी वाला डॉम शेप दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब सपोज करो आपका जो पी वेव है, सपोज करो किसी इंडिविजुअल का, मतलब आपने क्या किया, आपके पास कोई हार्ट पेशेंट आया, आपने उसका ईसीजी कराया। अब ईसीजी कराने के बाद आपने देखा कि उसका जो पी वेव है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो रखा है। तो उसके अंदर अगर एनलार्जमेंट हो तो कॉमन सी चीज सोचो कि उसके किस पार्ट में प्रॉब्लम होगी। अगर पी वेव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब पी वेव एनलार्ज हुआ है या फिर शॉर्टन हुआ है, तो ऐसे नोड में हम ऐसे ऐसे नोड नोड पे सिग्नल देना। तो इसका मतलब मेनली प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसके अंदर एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, एट्रियाज का एनलार्जमेंट हो चुका है। एट्रियाज का एनलार्जमेंट क्यों, क्योंकि देखो ऐसे नोड अपने अंदर से इंपल्स जनरेट करेगा और इंपल्स को कहां तक भेजेगा, एवी नोड तक भेजेगा ना। अब ऐसे नोड से एवी नोड तक इंपल्स जाने में टाइम लग रहा है बहुत। अब वो टाइम क्यों लगेगा, जब एट्रिया का साइज बढ़ गया होगा। तो जब एट्रिया का साइज बढ़ेगा, ऐसे नोड से एवी नोड तक इंपल्स जाने का भी टाइम पीरियड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अब अगर हम बोले ना कि नॉर्मल आपका पी से क्यू का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड का। अब आप उसके ईसीजी में देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंस 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड का है या इससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा है तो डायरेक्टली आप उस पेशेंट को ये बोलोगे कि आपकी एट्रियाज के अंदर एनलार्जमेंट आया है, सिर्फ इसी बेसिस पे। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अब ये तो हुआ देखो क्यू पॉइंट तक का, कि अगर आपके क्यू पॉइंट तक चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आपने देखा उसके पी वेव और आर वेव, पी वेव और आर वेव में इसके अंदर कुछ ना कुछ एनलार्जमेंट है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है उसमें एनलार्जमेंट आया है, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे पेशेंट को, कि हो सकता है उसका जो एवी नोड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एवी नोड ने इंपल्स को रिसीव नहीं किया। एवी नोड ने इंपल्स को रिसीव लेट किया, या फिर एवी नोड ने लेट इंपल्स को आगे किसको, बंडल ऑफ हिस को शेयर किया। तो इस केस में आप बोलोगे कि उसके एवी नोड के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। जनरली अगर आपका एट्रिया के अंदर इन्फ्लामेशन होती है ना, तब भी पी और आर के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। आए पॉइंट समझ में? यस मैम। सपोज करो अगर आपका जो क्यू और आर वाला पीक है, ये क्यू एंड आर वाला पीक, ये वाला पीक बढ़ जाए तो उस केस में क्या होगा, वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाएंगे। ये वाला क्यू एंड आर। तो इसमें जनरली केसेस होता है आपका हार्ट अटैक का। अब जैसे ही आप लोग देखते हैं ना कि कोई भी पेशेंट गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसका ईसीजी करता है और ईसीजी करके बता देता है नॉर्मली किसको हार्ट अटैक आया है।
अभी हमारे डॉक्टर लोगों को कैसे पता चलता है ये चीज? डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है किसको हार्ट अटैक आया है? क्या करते हैं? ईसीजी किया, ईसीजी में देखा कि क्यू और आर की जो डिस्टेंस है अगर ये बढ़ी हुई है इट मीन्स उसको हार्ट अटैक आया है। लेकिन अगर आपका ये एस और टी के बीच की डिस्टेंस बढ़ी हुई है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ईसीजी किया और डॉक्टर ने ये बोला कि आप एक डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आप एक डिप्रेशन के पेशेंट हो, तो वो कैसे बताता है डॉक्टर? वो बताता है आपका जब एस और टी के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, एस और टी के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो इट मीन्स इंडिविजुअल को क्या हुआ है? डिप्रेशन हुआ है। तो लिख लो इसको यहाँ पे, ये हुआ आपका डिप्रेशन का केस। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सिर्फ आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ ये सब। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। जितने Yes, पॉइंट ma'am. बताए लिख लिए होंगे ना उन सब पॉइंट्स को आप लोगों ने। Yes, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैंने ब्लैंक स्लाइड, रफ स्लाइड ऐड की हुई है, डिलीट हो जाएगी चेंज करते ही। हो गया? चलो याद रखना है एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, 3 पॉइंट्स। एट्रियल का रीपोलराइजेशन नहीं होता? नहीं, एट्रियल का रीपोलराइजेशन नहीं होता, क्योंकि आप देखो ना एट्रिया के अंदर से ब्लड जा रहा है, अब हमारे वेंट्रिकल्स तो डीपोलराइज तभी करेंगे ना जब एट्रिया के अंदर से ब्लड आ चुका होगा वेंट्रिकल्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो रिपोलराइज हो चुके होंगे, उनमें से डायरेक्टली ब्लड उसके अंदर आया है, तो एक कॉन्टिन्यूस होने वाला प्रोसेस हो, तो इस प्रोसेस में ये नहीं बोला जाता कि एट्रिया रिपोलराइज कर रहे हैं, बिकॉज जैसे ही उसने ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स को दिया तो सेम टाइम पे उसके अंदर दूसरा ब्लड आ गया है, इसलिए। चलो ये तो हुआ हमारा आपका इसके बारे में कि आपका ईसीजी क्या है, उसके आपको ग्राफ्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो कार्डियक साइकिल है ना, ये कार्डियक साइकिल हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारा हार्ट तो रेगुलेट करता ही है कि हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है। अब इसके अलावा 2 और सिस्टम्स होता है हमारी बॉडी में, पहला होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक होता है कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि जो हमारी हार्ट है, हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर, जो हार्ट की ऐसे समझ लो सेल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है हार्ट की सेल्स को। तो अब हार्ट की सेल्स को कौन ब्लड ट्रांसफर करेगा? कौन ट्रांसफर करेगा हार्ट की सेल्स को? आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सिस्टम में क्या होता है कि आपकी जो हार्ट है उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आप देखेंगे कोरोनरी आर्टरी और कार्डियक वेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब यही कोरोनरी आर्टरी और वेन्स क्या करती हैं? हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करती हैं, कि आपके ब्लड को हार्ट के अंदर तक प्रोवाइड कराती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे हार्ट को ब्लड कैसे मिलता है, तो हार्ट को ब्लड मिलता है विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कोरोनरी आर्टरीज अराइज कहाँ से होती है? आप लोगों को याद होगा मैंने यहाँ पे आपको आयोटा बताया था, सबसे ऊपर की साइड ऐसे, Yes, ma'am. याद है आयोटा? और आयोटा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, असेंडिंग आयोटा, मिडल और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग आयोटा और एक आर्क ऑफ आयोटा, यही था ना? तो ये जो असेंडिंग आयोटा होता है, इस असेंडिंग आयोटा का ही काम ये है, ये असेंडिंग आयोटा आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन, फिर यही आपके ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करता है। अब इसके अलावा आता है आपका पूरा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हिपैटिक में क्या होता है आपका जो पूरा इंटेस्टाइन्स है, आपके इंटेस्टाइन्स को ब्लड कैसे मिलेगा? बिकॉज आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो भी हम फूड खा रहे हैं तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स को क्या करती है? कंप्लीटली डाइजेस्ट करा देती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां से फूड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब हमारा जो फूड है वो फूड को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, करता है नहीं? फिर वही ब्लड जब सेल्स तक जाएगा तो सेल्स तक वो ऑक्सीजन भी लेके जाएगा, उसके साथ साथ फूड कंपोनेंट्स भी लेके जाता है। तो अब ये पूरा सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है आपका, आपकी ब्लड जो इंटेस्टाइन से फूड आ रहा है, उस इंटेस्टाइन से फूड को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड, और उसको कहाँ तक लेके जाएगा? पूरा का पूरा
डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पास ऑन करेगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स द हिपैटिक पोर्टल वेन। इसके अंदर एक हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जो ब्लड को लेके आती है फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड उसको लीवर तक लेके जाती है बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था। एंड ये वाला मेनली आपका टॉपिक, अगर आप यहाँ पे नहीं डिटेल में इसको समझ पा रहे हैं तो इसको डिटेल में हम लोग आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा जाता है डिटेल में। तो वहां पे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम लीवर का फंक्शनिंग पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग पढ़ेंगे, कैसे फूड कंपोनेंट्स डिवाइड हो रहा है, कैसे उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, पैसिव एब्जॉर्प्शन है, पहले वो आप समझोगे उसके बाद ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हुए हमारे दो टाइप के साइकिल्स, कोरोनरी सर्कुलेटरी और हिपैटिक। सिर्फ काम समझ लो इनका क्या होता है। अब आता है कि कार्डियक साइकिल के अंदर बच्चों कुछ फेजेस आती हैं। क्या क्या फेजेस आती हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपका जैसे कि आर्टरीज के अंदर ब्लड है, मतलब एट्रियम के अंदर ब्लड है, तो एट्रियम आपका सिस्टोल। अब ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सिस्टोल और डायस्टोल। एनीवन नो सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? यस मैम, स्टोल का कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। हाँ जी, कैमरा ऑफ हो गया क्या? मैम सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। या सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब सबसे पहले पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है हमारा, एट्रियोल सिस्टोल बिगिन। मतलब हमारी सबसे पहले क्या हो रही है, जो एट्रियम्स है या एट्रियोल है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसी के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाएगा, पूरा वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो अब हमारा ब्लड गया वेंट्रिकल्स के अंदर, तो पहले नंबर पे आपकी एट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे? यस मैम। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जिसने पुश किया एवी वॉल्स को क्लोज होना। एवी वॉल्स मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। और सेमील्यूनर वॉल्स क्या होती हैं? सेमील्यूनर वॉल्स जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर रेगुलेट होता है और एक आयोटा के अंदर रेगुलेट करता है, यही तो होती है ना? यस मैम। आयोटा वाली और पल्मोनरी ट्रंक वाली, वो उसको सेमील्यूनस बोलते हैं, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को एवी वॉल्स बोलते हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एवी वॉल्स जब क्लोज हुई, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एवी वॉल्स पूरी तरीके से क्लोज हुई, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फेज। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपका पूरा ब्लड आके वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो गया है। अब वो वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो गया है, अब आपकी जो सेमील्यूनर वॉल्स है नीचे की साइड, वो सेमील्यूनर वॉल्स ओपन होंगी या नहीं होंगी? जब वो ओपन होगी इसको हम बोलते हैं सेकेंड फेज। अब ये आपका वेंट्रिकल यहाँ पे सिस्टोल करने का सेकेंड फेज हम इसको बोल रहे हैं। जब आपकी सेमिलुनर वॉल्स ओपन होंगी तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, आयोटा के अंदर चला जाएगा, और कहाँ जाएगा, आयोटा के अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, उसको लीवर तक लेके जाएगा। तो यही चीज रिपीट करो तभी तो याद होगा ना ये सारी चीजें, अभी बाद में थोड़ी ना याद करने बैठे को इनको। तो सेमिलुनर वॉल्स ओपन हुई, सारा ब्लड इजेक्ट आउट हो गया, किसके अंदर, आपका आयोटा में और आपका पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। तो जैसे ही ब्लड गया सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगी ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो पाए। यस मैम। हो गई। फिर उसके बाद चैम्बर रिलैक्स होगा एंड ब्लड फिल वेंट्रिकल्स पैसिवली। इसका मतलब जो आपका वेंट्रिकल्स है अब वो डायस्टॉल करेंगे। पहला 2 स्टेप्स में तो वेंट्रिकल ने हमारा क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले कॉन्ट्रैक्शन में उसने जो एवी वॉल्स थी उनको क्लोज कराया और सेमिलुनर वॉल्स को ओपन कराया। फिर उसके बाद सेमिलुनर वॉल्स क्लोज हुई और चैम्बर रिलैक्स हुआ, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम लोग, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड।
अब अगर आप लोगों से कोई नॉर्मल सी डेफिनेशन पूछे कि कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे इट इज द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, और इसके साथ साथ कार्डियक मसल्स, इन सब का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को ही हम बोलते हैं आपका कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल की ना एक ये टेबल मैं आपकी बना रही हूँ, इस टेबल से बच्चों क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत, जिसको सिंपलेस्ट वे में लिखना है आपको कि हमारा एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कितना टाइम लगता है, जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कितना टाइम लगता है। तो पहले मैं लिख रही हूँ आपका सिस्टोल, फिर लिखता है आपका डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल समझते हो ना? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। अब लिखो इसको, देखो सिस्टोल के अंदर जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें सिर्फ 0.1 सेकेंड लगता है। 0.1 सेकेंड लगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सारा ब्लड गया वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल क्या करेगा? 0.3 सेकेंड इसको लगेगा। क्यों लगेगा इसको 0.3 सेकेंड? क्योंकि पहले क्या करेगा, एवी वॉल्स को क्लोज कराएगा, फिर सेमिल्यूनर वॉल्स को ओपन कराएगा, फिर वहां से ब्लड निकल के जाएगा। एट्रियम 0.1, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी साइकिल हमारी 0.8 सेकेंड की है नहीं है? अब इन 0.8 सेकेंड में से बच्चों 0.1 सेकेंड में तो आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर मैं एट्रियम की रिलैक्सेशन की स्टेट की बात करूं तो रिलैक्स कितने टाइम तक रहेगा ये? 3.3 सेकंड। ये सही लिखा मैंने? यस देखो ना, मैम। 0.1 सेकेंड तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब ब्लड गया वेंट्रिकल में, अब जितना कार्डियक साइकिल का टाइम बचा उसमें तो हमारा एट्रियम रिलैक्स ही रहेगा ना, थोड़ी ना कुछ काम करेगा। अब हमारा 0.3 सेकेंड तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कितने टाइम तक रहेगा ये? 0.15 सेकेंड तक। अब देखो जरा कार्डियक साइकिल पूरी हो गई या नहीं हो गई 0.8 सेकेंड की? आया समझ में? यस मैम। चलो अब एक बार ना इसकी साइकिल बना दो। पॉइंट 1, दिस इज 0.3, इसको थोड़ा सा ना ऐसे बनाओ। पॉइंट 1 एंड 0.3 और ये हमारा 0.4। अब इस टाइम में क्या हो रहा है इसको लिखो। 0.1 सेकेंड में तो हमारा एट्रियम क्या कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है, तो ये वाला टाइम मेरा यहां से लेके यहां तक का टाइम है एट्रियल सिस्टोल, और ये 0.3 वाला टाइम क्या है मेरा, वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, 0.1 तो हो गया, यहां से लेके वापस इस टाइम पीरियड तक जो मैंने येलो कलर से बनाया, इसको मैं एट्रियल डायस्टोल लिख सकती हूँ ना? यस मैम। यस दिस इज एट्रियल डायस्टोल। अब मेरा वेंट्रिकल यहां से लेके सिर्फ यहां तक, इस टाइम में सिर्फ वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है। अब इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये देखो, तो इसका मतलब यहां वाले टाइम से लेके और वापस यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक, इसको मैं लिख सकती हूँ आपका वेंट्रिकल डायस्टोल। आया थोड़ा सा समझ में कैसे लिखा मैंने ये? यहां से लेके देखो 0.3 सेकेंड में मेरा वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, अब जो बाकी का सारा बचा हुआ टाइम है 0.4 ये और 0.1 ये, इसमें मेरा क्या हो रहा है, वेंट्रिकल तो डायस्टोल कर रहा है ना, मतलब रिलैक्स स्टेट में है, राइट और नॉट? बच्चों आवाज आ रही है? बोलो।
यस मैम। अब इसमें जो ये 0.4 वाला टाइम है बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसीलिए थोड़ा सा इस पे फोकस कर रहा है। जो 0.4 वाला टाइम है, इसमें जरा देखना, इसमें एट्रियल भी डायस्टोल है और वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल है। एट्रियल मतलब हमारे हार्ट में 0.4 सेकेंड ऐसे होते हैं जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो इस 0.4 को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल की अगर आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे? व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल? वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स व्हेन both the atria and ventricles are in diastole phase or in relax phase. This is known as joint diastole. एक बार इसको बना के देखो, खुद से बना के देखो। मैंने टेबल लिखवा दी, इस टेबल से डायग्राम, बिकॉज इस डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है। डायग्राम बना के दे देंगे आप लोगों से, पूछ 0.1 वाले टाइम पीरियड पे ए लिख देंगे कि ये बताओ क्या है, 0.3 से लेके 0.1 तक लिख देंगे कि ये बताओ क्या है। तो थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, बाकी बहुत सिंपल वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बताओ हो गया है या नहीं? यस मैम, हो गया। चलो, इतना आप लोगों का क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। अभी रेगुलेशन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझा दिया था। रेगुलेशन कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सिंपैथिक नर्व, पैरासिम्पैथिक क्या क्या काम करता है, ये सब आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। लिम्फ वाला पार्ट हम लोग ब्लड वाले इसमें कंप्लीट कर चुके थे ना। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है, कैसे लिम्फ बनता है। आपकी ब्लड के अंदर से क्या होता है, ब्लड के वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके अंदर से फ्लूइड निकल के लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का क्या, लिम्फ को ही हम मिडल मैन बोलते हैं, ब्लड और टिश्यूज के बीच का जो फ्लूइड होता है। यही क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड हेल्प टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो सिंथेसाइज होता है लीवर में, and it transport digested fat soluble vitamins, hormones, filtration of bacteria and foreign particles। lymph node के अंदर ही आपके lymphocytes और antibodies का फॉर्मेशन होता है। ये हुआ आपका lymph के बारे में। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे यहाँ पे डिसऑर्डर्स। अब डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर सबको पता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। अब क्या होता है हाइपरटेंशन, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता है 120 और 80 होता है। यस मैम। और ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड किस प्रेशर से फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं। अब ये जो 120 वाला ब्लड ऊपर वाला प्रेशर होता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो कितने प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कितने प्रेशर से वो रिलैक्स हो रहा है। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन वाला ज्यादा होगा या नहीं होगा प्रेशर एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन? यस मैम। तो ऐसे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताओ कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये पूछेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर बताओ कितना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो ये तो नॉर्मल है, और अगर क्या हो जाए आपका 120 की बजाय 140 हो जाए, 80 की बजाय 70 हो जाए, 60 हो जाए, अगर 120 की जगह 140 हो रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे ना। यस मैम। और अगर 80 की जगह 70 या 60 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर, नॉर्मल। तो जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हाई हो जाता है, दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन। उसमें क्या होता है 140/90 आपका हो जाता है, दिस इज हाइपरटेंशन। इसमें हार्ट डिसीज हो सकती है एंड वाइटल ऑर्गन्स आपके ब्रेन, किडनी, ये सब अफेक्ट हो सकता है। चलो, ये हुआ हमारा पहला डिसऑर्डर। सेकंड डिसऑर्डर देखो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब टर्म से पता चल रहा है कोरोनरी। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज होती हैं बच्चों? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, और सबसे ज्यादा डिसऑर्डर इन्हीं के अंदर देखा जाता है। इसी डिसऑर्डर को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं। जब क्या होता है आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यूज डिपॉजिट होने लग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। अब देखो
आपकी आर्टरीज है ऐसी, जैसे ये नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, अब इसके अंदर से नॉर्मली ब्लड फ्लो होगा, लेकिन अब इसकी वॉल्स के ऊपर क्या हुआ, आपका कोलेस्ट्रॉल फैट, हम बोलते हैं ना कि हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, सुना है ना, तो हार्ट कोलेस्ट्रॉल का मतलब हार्ट के अंदर नहीं बढ़ता है, जो हार्ट की जो आर्टरीज है, वेन्स है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उनकी वॉल्स में डिपॉजिट हो जाता है। अब आप देखो खुद, इसमें वॉल्स में डिपॉजिट होगा तो क्या ब्लड नॉर्मली फ्लो कर पाएगा यहाँ पे, नहीं कर पाएगा ना। तो जनरली जितने भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम नॉर्मल होगी ना, जिसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, उसकी हमेशा ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल होगी, बिकॉज यहाँ से ब्लड प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके अंदर क्या होता है, जो आर्टरीज होता है, बच्चों ये भी याद रखना है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी देंगे तो आप पहचान जाओगे कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है, लेकिन अगर आपको एथरियोस्क्लेरोसिस दे दिया है नाम, तो तब भी आपको याद रखना है कि आर्टरीज में एक्यूमुलेट होता है। ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो, अगर आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाए उसको बोलता है एथरियोस्क्लेरोसिस। ये हुई हमारा सेकेंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है एंजाइना या फिर एंजाइना पैक्टोरिस इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो हार्ट की मसल्स है, हार्ट की मसल्स में अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में फ्लो नहीं कर पाती है, तो उससे होता है एक्यूट चेस्ट पेन। अब क्यों चेस्ट पेन हो रहा है उसका रीजन आपको पता है, बिकॉज मसल्स है, मसल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो कैसा रेस्पिरेशन वो करेंगे, एनारोबिक। और जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से तो क्रैम्प होता ही है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक्यूट चेस्ट पेन होगा। ये किसकी वजह से हुआ, जब आपका ब्लड फ्लो इम्प्रॉपर हो जाएगा, एंड जनरली ये मिडिल एज और एल्डर सिटीजन्स के अंदर ज्यादा केसेस के देखिए। मैम हाइपोक्सिया में भी यही होता है ना? हाइपोक्सिक में बेटा ये होता है, हाइपोक्सिक एक डिसीज होती है जिसमें आपकी ब्लड उसकी ब्रेन सेल्स को नहीं जाता है, ये तो आपकी हार्ट मसल्स है, वो ब्रेन सेल्स से होता है, जब ब्रेन सेल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। सिंपल। ओके मैम। चलो, तो हम लोगों का हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को ही कंजेस्टिव हार्ट प्रेशर भी बोलते हैं। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यह है कि जब आपकी बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग आपका ब्लड, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, इसको हम बोलते हैं आपका हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जनरली केसेस क्या हो सकते हैं, आपकी जो आर्टरीज और वेन्स है उनका जो ल्यूमन है, उनका ल्यूमन बहुत नैरो हो जाए, तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी वजह से क्या होगा, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम। लंग्स के अंदर एक कंजेशन बन जाता है। कंजेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अब हमारे लंग्स का तो काम है, लंग्स के पास तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉन्टिन्यूस वे में बनता रहेगा। अब उस ब्लड को हार्ट नहीं प्रॉपर वे में ले पाएगा, तो ब्लड जो है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, लंग्स में। अब लंग्स में एक्यूमुलेट होगा तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसफंक्शनिंग हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब हार्ट तक जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है आपका हार्ट तक एक प्रॉपर टाइम पीरियड में। तो उसके पास क्या होगा, आपके हार्ट के आपके लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, या फिर वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका प्रॉपर्ली पंप नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। हो गया नहीं? तो इस केस में सफोकेशन भी बहुत फील होते हैं, इतना कि किसी को हार्ट फेल होता है तो उसको बहुत पसीने आने लग जाते हैं अचानक से, चेस्ट पेन उसको होने लग जाता है। यस मैम। तो मेनली इसमें यही होता है, बिकॉज सबसे पहले लंग्स में अगर आपको कंजेशन फील हो रहा है, सफोकेशन फील हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। मैम गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस होता है? किसमें बेटा? गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट सेम ही होता है सब। बैड कोलेस्ट्रॉल हम उसको बोल देते हैं एक अमाउंट, जब कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाती है, एक प्रॉपर लिमिट उसमें बना दी गई है कि अगर इस लिमिट से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, आपकी कार्डियक साइकिल प्रॉपर्ली नहीं चल पाएगी, और इसके अंदर आपका क्या होगा, हार्ट स्टॉप बीटिंग,
कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम, और इसके अंदर भी वही हो सकता है कि आपके अगर सपोज आर्टरीज ब्लॉक हो गई, आर्टरीज ब्लॉक हुई है तो आपकी हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, और इसके साथ साथ आपका एसए नोड और एवी नोड्स भी अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे उस केस में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट से डायरेक्टली डेथ हो जाती है, हार्ट फेलियर से और हार्ट अटैक से डायरेक्टली डेथ नहीं होती। बताओ, ये चीजें समझ में आई? मैम। हार्ट Yes, अटैक ma'am. देखो क्या होता है, हार्ट अटैक का मतलब है अचानक से अगर हार्ट मसल्स का डैमेज हो जाना ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, प्रॉपर अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाए, आपको पता है अगर किसी भी सेल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो सेल तो डैमेज हो ही जाएगी। तो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस हुआ बच्चों? ये हमारा केस था, देखो 3 टर्म्स है, कार्डियक अरेस्ट और एक ये आपका हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, आपका ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर? फेलियर में Muscles में आपका blood नहीं जाता। या आपका ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, और हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट अटैक में आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज हो जाती है। तो डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। और डैमेज होने का रीजन क्या है, डैमेज होने का रीजन वही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन ना मिलने का रीजन क्या होगा फिर? ऑक्सीजन ना मिलने का रीजन क्या, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम ये सब डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि हार्ट की मसल्स को कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? Coronary artery. कोरोनरी आर्टरीज। तो वही चीज याद रखो, बस सिंपल सी चीज है। चलो इतना समझ में आ गया, तो फाइनली हमारा यहाँ पे हो गया चैप्टर फिनिश। अब इस चैप्टर से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। पूछो फटाफट से। डन यहाँ तक? मैम हाँ जी। मैम आर्टीरियस स्क्लेरोसिस क्या होता है?